Bismillahirrahmanirrahim. Let us start our first lecture of this 20th March 2025 को जो हमारा लॉन्ग सेशन स्टार्ट हो रहा है जो कि फेज़ 1 के लिए भी कंटिन्यू रहेगा, आगे फेज़ 2 के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। एंड इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि हम लोग बैरियर को कवर अप करेंगे बल्कि हम फास्ट को, DHSOFA को, जेबिस्ट को एंड IOBM के भी जो CS इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, लॉ के जो प्रोग्राम्स हैं, उन सबको इंशाल्लाह जो है इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बिजनेस स्कूल के लिए अपेयर होंगे या नेशनल सोशल साइंसेज के एग्जाम के लिए अपेयर होंगे, वो स्टूडेंट्स भी उस प्रोग्राम के लिए भी स्टूडेंट्स दे विल बी वेल प्रिपेयर्ड इन दिस प्रिपरेटरी सेशन इंशाल्लाह एज वेल। सो बिफोर जंपिंग के हमारा टू द स्केड्यूल एंड इस वीक के अंदर हमने क्या करिकुलम कवर अप करना है, कब आपका पहला मॉक है, कब आपका पहला क्विज है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन मैं आपको सिलेबस ब्रेक डाउन कर देता हूँ इन टूडेज क्लास फॉर बेरिया CBT। सो बेरिया के CBT के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से आप अगर प्रिपरेटरी अपना सेशन को कंटिन्यू रखते हो, किस तरह से आप अपनी एफर्ट्स पुट अप करते हो कि आप 100% अपना जो मेरिट है वो बेरिया में क्वालिफाई कर लोगे एंड यू विल बी एबल टू इंशाल्लाह सिक्योर अ सीट इन वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज। होता है वो इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड हैं। एंड इस्लामाबाद कैंपस में को लेके अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस की तो वहाँ पे भी है डिफिकल्ट एडमिशन लेना, बट क्योंकि इस्लामाबाद कैंपस में लॉ भी ऑफर होता है और लॉ की सीट्स जो है वो सिर्फ 50 होती हैं, तो ये वजह है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स टेस्ट को क्रैक नहीं कर पाते। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि मैं एंट्रेंस टेस्ट में बैठूंगा या मैं एंट्रेंस टेस्ट में पेयर होऊंगा और मैं एंट्रेंस टेस्ट के अंदर एक पासिंग मार्क्स ले लूंगा तो बेरिया मुझे एडमिशन दे देगी या कोई भी यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन दे देगी, तो ऐसा नहीं है। जितनी भी हमारी वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कतन आपको सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट पास करने पे एडमिशन नहीं देंगे। दे विल ओनली बी गिविंग द एडमिशंस टू द स्टूडेंट्स जो कि मेरिट में टॉप के ऊपर होंगे। वो एक कट ऑफ बनाएंगे अपना कि हमारे पास लेट से लॉ में इस दफ़ा 50 सीट्स हैं, वो टॉप 75 स्टूडेंट्स जो होंगे मेरिट के अंदर उनको कॉल करेंगे, उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू की कॉल में से उनकी भी वो स्क्रूटनी करेंगे, किसी स्टूडेंट की डॉक्यूमेंटेशन का इशू होगा, किसी स्टूडेंट ने अपना जो प्रोफाइलिंग की होगी, अपनी जो प्रोफाइल में अपना डेटा अपलोड किया होगा वो गलत किया होगा, उसने वहाँ पे परसेंटेज 70% मार्क की होगी जबकि असल में उसकी परसेंटेज 65% है। जब वो डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी कर रहे हैं तो वो उसकी जाहिर सी बात है उसका मेरिट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बैरिया में जो एग्रीगेट बनता है ना वो 60% डिपेंड करता है आपके एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर, तो 60% गेम आपकी CBT के ऊपर है, राइट। इसके बाद आपके जो FSC के मार्क्स हैं, FSC के जो मार्क्स हैं उनकी वेटेज है और वो वेटेज जो है वो 25% है। FSC में आपका इंटर जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे और जो आपके बाकी 15% वेटेज है वो आपके मैट्रिक या O लेवल्स के मार्क्स के ऊपर है। अब जिन लोगों की FSC में या O लेवल्स में उतनी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज नहीं है तो वो उन लोगों के लिए भी या सबके लिए भी जो मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अब आपका CBT टेस्ट रह जाता है कि जितने ज़्यादा मार्क्स आप उसमें लोगे उतना ज़्यादा सिलेक्ट होने के चांसेस आपके ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपका मेरिट हाई बनेगा। और ये जो कंपटीशन टफ है और बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं बैरिया में, वो उस चीज़ को आप कवर अप कर सकोगे, उसको आप कंटेन कर सकोगे और आप मेरिट को क्वालिफाई कर सकोगे और फिर जो है आपका एडमिशन होने के चांसेस इंशाल्लाह वो ज़्यादा हो जाएंगे। इंटरव्यू की कोई वेटेज नहीं होती, बट इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है और किया जाता भी है। मैंने बताया कि जितनी सीट्स होंगी टॉप स्टूडेंट्स को पिकअप कर लिया जाएगा। लेट से CS के अंदर दे हैव लेट से 100 सीट्स, तो जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे वो उनको पिकअप कर लेंगे। सिमिलरली IT के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 120 के करीब सीट्स होती हैं, तो 120 स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो IT होगी, जो टॉप होंगे स्टूडेंट्स होंगे मेरिट के ऊपर आ रहे होंगे उनको जो है को जो है वो एडमिशन ऑफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो सिलेबस है उसकी, क्योंकि ये ओरिएंटेशन सेशन है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस सेक्शन में से हमारे टेस्ट में कितनी कितनी वेटेज है। तो आपने ये देख लेना है कि अगर मैं CS के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो किस सब्जेक्ट की मेरी कितनी वेटेज है। ऑल्दो ये लेक्चर रिकॉर्ड होकर आपके पोर्टल पे भी चला जाएगा, इसका सारा PDF भी आपके पोर्टल के ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको ऑल्दो वहाँ से भी दोबारा देख सकते हो। कोई इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा मैंने इतने क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मेरे इतने क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो बैरिया का CBT टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें 100 MCQs होंगे। आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग CS के लिए अप्लाई करें, आप लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप
अप्लाई कर रहे हो सोशल साइंसेज के लिए, आप अप्लाई कर रहे हो बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज के लिए, आप अप्लाई कर रहे हो जो इस्लामिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट भी है इवन बैरिया के अंदर, साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, तो सबका इंट्रेंस टेस्ट 100 मार्क्स का ही होगा। यस, इंट्रेंस टेस्ट के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट वेटेज होगी, जिसको मैं अभी लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टेस्ट में गलत करने पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। 100 मार्क्स का टेस्ट है, करेक्ट करेंगे 1 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग करेंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना ही आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, यानी ना तो आपको कोई मार्क्स मिलेंगे ना ही आपको कोई मार्क्स डिडक्ट होंगे। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। आप जिस भी फील्ड के लिए टेस्ट देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कैलकुलेटर आपके पास अलाउड नहीं है। एंड एक बात मैं आज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यस, आपके पास बैरिया के सीबीटी के अंदर ये ऑप्शन होती है कि आप किस सब्जेक्ट को पहले ऑप्ट करोगे। तो ये जो इस सेशन के दौरान या इस प्रिपरेशन के दौरान जो आप चीज़ें प्रिपेयर करोगे, तो आपने देखना है कि मेरी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, क्योंकि एक लॉन्ग सेशन है, फेज़ 1 तक भी कंटिन्यू रहेगा मिड ऑफ जून तक, और अगस्त के मिड तक भी कंटिन्यू रहेगा। और जो स्टूडेंट्स अगस्त के मिड तक इसमें एनरोल्ड हैं, उनको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ना सिर्फ ये कि वो बैरिया कवर कर देगा, बल्कि उनके साथ जैबिस, आईओबीएम एंड स्पेशली फास्ट को भी वो कवर अप कर लेगा। तो जो ये सेशन है अप्रोक्सीमेटली ये 4 to 5 मंथ्स के ऊपर जा रहा है। तो इस इतनी ज़्यादा रिगरस क्लासेस जब होंगी, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेस आपकी हो रही हैं, तो आपको अपना आइडिया हो जाएगा कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे वीकनेसेस क्या हैं। तो जब आप पहले चूज कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट को मैंने पहले अटेम्प्ट करना है इंट्रेंस टेस्ट में, तो आपने अपना प्लान टोटली बना लेना है, आपने अपना लायामल ये तय कर लेना है कि मैं किस सब्जेक्ट को पहले टारगेट करूंगा। फिर उसके साथ साथ आपने देखना है किस सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज है, मैं उसको देखूंगा। इंग्लिश बड़ी जेनेरिक सी आती है बैरिया के टेस्ट में, एंड मोस्ट ऑफ द जो फील्ड्स हैं, मिनिमम भी 30% वेटेज है आपके पास इंटर टेस्ट में इंग्लिश की। तो अगर आप इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करो, तो आप इंग्लिश के अंदर मार्क्स बना सकते हो, इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें मार्क्स ले सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग स्टूडेंट्स को तंग करता है, जनरल नॉलेज एक फैक्चुअल नॉलेज है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो वो भी स्टूडेंट्स समटाइम्स मिस कर जाते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह एडवांस मैथमेटिक्स को इस तरीके से कवर करेंगे कि जो स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से नहीं है या सीएस के बैकग्राउंड से नहीं है, यानी उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, यानी प्री मेडिकल का कोई स्टूडेंट है और वो फील्ड स्विच करके सीएस में आना चाह रहा है, तो उसके लिए एडवांस मैथमेटिक्स की सारी चीज़ों को इंशाल्लाह कवर अप किया जाएगा। जिन लोगों ने कोई क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स वीक है, उसको इंशाल्लाह 100% इसके अंदर कवर अप किया जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सो क्वांटिटेटिव, फिर मैं वेटेजेस बता दूंगा आपको। सो जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है ना, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होता है, ये आपकी फंडामेंटल मैथमेटिकल स्किल्स को चेक करेगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स क्या है, आपकी न्यूमेरिकल प्रोफिशिएंसी क्या है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। तो न्यूमेरिकल प्रोफिशिएंसी से क्या मुराद है कि आप कितना ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हो, आप जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको कितना क्विकली परफॉर्म कर सकते हो, आप उनको कितना क्विकली एंड एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकते हो। सो बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर होगा। सो इसमें जो पहला सेक्शन होता है वो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस के अंदर आपके पास क्या चीज़ है, बेसिक ऑपरेशंस आ गए, कहीं पे बीडी मैथ्स रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, फैक्टर्स एचसीएफ एलसीएम निकालना आ गया। अभी भी जो 15 मार्च का टेस्ट हुआ है, 15 मार्च के टेस्ट के अंदर मैंने यूट्यूब पे भी इवन ये अपलोड किया हुआ है। जो लोग सेशन में नहीं भी थे उन्होंने देखा होगा कि 15 मार्च के अंदर पेपर के अंदर 50 और 100 का एलसीएम निकालना, एचसीएफ पूछा गया, सॉरी। सो 50 और 100 का एचसीएफ पूछ लिया गया पेपर के अंदर। तो इवन इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। फ्रैक्शंस होंगे, डेसिमल्स होंगे, परसेंटेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिया के सीबीटी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। परसेंटेजेस के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत ज़्यादा छेड़ा जाता है, एवरेजेस हो गए, मिक्सचर्स हो गए, एलिगेशंस हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर नंबर थ्योरी की बात की जाए, तो नंबर्स की प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, सर्ज तो बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करना, उनको सिंप्लीफाई करना, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास लीनियर अलजबरा की अगर बात की जाए, तो लीनियर अलजबरा जो है, इसमें लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज हो गए, मॉडुलस के क्वेश्चन हो गए, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स हो गए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन होगी, अलजेब्राइक फार्मूलाज की एप्लीकेशन होगी, इसको बहुत ज़्यादा छेड़ा जाता है। तो जो आपको क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स होता है वो मोस्टली अरिथमेटिक, नंबर थ्योरी एंड अलजेब्रा के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को मैंने बीच में इसलिए ऐड किया कि ये आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इसमें फास्ट है, जेबिस आईओबीएम, उसके लिए मैं कवर करवा दूंगा। बट बैरिया का जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड नहीं होती है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, परम्यूटेशंस नहीं होते। यस, बैरिया का जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है या एडवांस मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के बेसिक रूल्स को जो है वो लाजमी तौर पे छेड़ा जाता है। सो इसलिए प्रोबेबिलिटी का इतना सा पोर्शन हमने इस यूनिवर्सिटी के लिए यानी बैरिया के लिए इसको कवर अप करना है।
डाटा इंटरप्रिटेशन फास्ट के लिए कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं होती। यस, समटाइम्स कोई छोटा सा डाटा एनालिसिस, कोई बार ग्राफ वगैरह बना आ सकता है जिसको आपने सॉल्व करना है, तो वो मैं कवर अप करवा दूंगा इसके अंदर। तो सिलेबस के अंदर मैंने उसको इसलिए ऐड किया हुआ है। ठीक है जी, एडवांस मैथमेटिक्स की बात की जाए तो एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि कैलकुलस है। अब वो स्टूडेंट जो कि प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सेशन के अंदर एनरोल्ड हैं या हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि कैलकुलस को कवर अप करने के लिए सबसे पहले आपने अलजेब्रा को कवर अप करना है। अगर आपका अलजेब्रा का लेक्चर स्ट्रॉन्ग है, अलजेब्रा की जो आपकी की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉरी, वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप उसके बाद फंक्शंस पे जाओगे। फंक्शन की लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी की बात होती है, फिर डिफरेंशिएशन की बात होती है, उसके बाद आप मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड एक आधा बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, इंटीग्रेशन को छोड़ा जाता है, एंड एरिया अंडर द कर्व्स। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। अभी भी जो इंजीनियरिंग का टेस्ट हुआ है उसमें एडवांस मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वेटेज को ऐड किया गया, तो कैलकुलस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ बेसिक्स करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गए, उनके ग्राफ्स के रूल्स पता होने चाहिए, उनके पीरियड्स पता होने चाहिए, उनके डोमेन्स एंड रेंजेस पता होने चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज पता होने चाहिए, एंड इस तरह की बेसिक सी बातें होंगी, यानी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री होगी। ट्रिग्नोमेट्री कोई रिगरस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा उसका डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा, फंडामेंटल्स पे रहेगा या बेसिक्स पे रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बल्कि मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट का वर्ड यूज़ करके मुझे यहाँ पे एनालिटिकल ज्योमेट्री को ऐड करना चाहिए था। एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन होगा एंड उसमें से सिर्फ आपने ये चीज़ें कवर करनी है। स्ट्रेट लाइन्स होंगी, स्लोप्स, मिड पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूलाज हो गए, लाइन की इक्वेशंस हो गई। सो लाइन की इक्वेशंस को कवर करना है आपने। उसके साथ साथ आपने जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइंस की, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, टू पॉइंट फॉर्म है, फिर आपके पास जो है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। उसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि बेसिक डिस्टेंस फार्मूला को कवर अप करना है, बल्कि आपने ये भी देखना है कि आपका जो पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है इनका, सीबीटी का, स्पेशली जो सीएस और इंजीनियरिंग के लिए कैंडिडेट्स अपेयर करेंगे। अभी भी जो 15 मार्च का अगेन टेस्ट है, क्योंकि लेटेस्ट टेस्ट वो हुआ है, तो मैं इसलिए उसको बार बार रेफर कर रहा हूँ। जो स्प्रिंग का भी सेशन था उसके अंदर भी बहुत से बच्चों के सीबीटी टेस्ट के अंदर इस तरह के फॉर्मूलाज थे कि आपने डिस्टेंसेस को निकालने हैं। सर्कल्स को आपने सिर्फ बेसिक कवर करना है, पैराबोलाज, एलिप्सिस, हाइपरबोलाज को बेरिया के अंदर या कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को आपने कवर अप नहीं करना है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं वापस आता हूँ क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के ऊपर, जो यहाँ पे ऐड नहीं हुई वो हमारे पास बेसिक फिगर्स के एरियाज हैं, उनके वॉल्यूम्स हैं, उनके पेरीमीटर्स हैं। सो इनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, सो बेसिक फिगर्स में आपके पास क्या है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्यूब है। अगर 3D फिगर की बात की जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा अब हम लोग जो है वो इन डिटेल कवर करेंगे। इन डिटेल कवर करने की रीज़न ये है कि क्वेश्चन इसमें से होते हैं, एंड समटाइम्स इसमें से वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर जो वो ऐड किया जाता है। तो ये जो एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा, याद रखना है आपने कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो कि अप्लाई कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंसेज या इंजीनियरिंग। सो अगर आप कंप्यूटर साइंसेज या उसके रेलिवेंट जितनी भी फील्ड है, इसमें एआई है, डेटा साइंसेज है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके साथ साथ आपके पास आईटी है, उसके अंदर होगा। इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो ये प्रोग्राम्स वेरियो ऑफर करती है इंजीनियरिंग के, तो वहाँ पे एडवांस मैथमेटिक्स होगा। तो एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स सिर्फ कंप्यूटर साइंस से सारी फील्ड एंड इंजीनियरिंग से सारी फील्ड के अंदर होगा। अच्छा जी, फिर बात करते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश मैंने बताया कि इंग्लिश की मिनिमम 30% वेटेज है, एंड मैक्सिमम जिन लोगों की जो वेटेज है अपने इंट्रेंस टेस्ट में, वो 50% है। जो स्टूडेंट साइकोलॉजी में अप्लाई करें, सोशल साइंसेज में अप्लाई करें, दे हैव इवन अप टू 50% वेटेज ऑफ इंग्लिश। तो जब आपके पास 50% वेटेज इंग्लिश की है और इंग्लिश आपके पास एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश के अंदर चीज़ें इस तरीके से ऐड की जा रही हैं कि जिनका डिफिकल्टी लेवल को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, को बहुत मुश्किल चीज़ों को नहीं पूछा जा रहा है। यस, प्रैक्टिस डिमांड करता है, बेसिक्स आपको आनी चाहिए, ग्रामर आपकी प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इंग्लिश में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इंग्लिश का मैं फिर बता रहा हूँ कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मिनिमम जो लोग सीएस इंजीनियरिंग वगैरह में अप्लाई करें उनकी 30% इंजीनियरिंग है, जो सोशल साइंसेज की तरफ हैं या इस तरह की फील्ड्स में उनकी तकरीबन 50% इंजीनियरिंग है। बिजनेस मैनेजमेंट वालों की भी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों की भी इवन एटलीस्ट 30% इंग्लिश है। तो जब आपके पास इतना ज़्यादा पोर्शन इंग्लिश का है, तो आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स क्यों नहीं ले रहे? देखें, एट द एंड ऑफ द डे तो आपने मेरिट क्वालिफाई करना है। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसके मार्क्स कम है और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा है। ईच एमसीक्यू कैरीज 1 मार्क्स।
तो जब हर एमसीक्यू का 1 मार्क्स है तो एट द एंड ऑफ द डे आपका टोटल देखा जाएगा मेरिट बनाने के लिए। आपका किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, ऐसी कोई वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है आपने। इंग्लिश के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं सोचना कि जी इंग्लिश तो बहुत आसान है, सर जो चीज़ें करवा रहे हैं क्लास में ये बहुत ईजी है, मैं इनको ईजिली कवर अप कर लूँगा और मैं मार्क्स ले लूँगा। तो अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इसमें 100% मार्क्स ले सकते हो इंग्लिश के पोर्शन में, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने इंटरेस्ट को कोप अप करने में। सो अगर वोकैबुलरी की बात की जाए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वर्ड एनोलॉजीज होती हैं, इडियम एंड फ्रेजेस भी समटाइम्स बेसिक्स ही पूछी जाती हैं। ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन इंसर्ट करना, इस तरीके के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑल्दो सिलेबस का हिस्सा है, बट यूजली आई हैव सीन दैट कि जो स्प्रिंग 2025 का सेशन था, यानी जो जनवरी वाली इनटेक थी, उसके अंदर भी, और जो अभी इंजीनियरिंग की फील्ड का टेस्ट हुआ है मार्च के अंदर, ठीक है, उसके अंदर भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ एडेड नहीं था। लेकिन फिर भी हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ को प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जो सिलेबस है उसके अंदर। फिर एरर डिटेक्शन, इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, या करेक्ट सेंटेंस मार करना या एरर को करना। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये क्लोजर टेस्ट क्या है, क्लोजर टेस्ट से मुराद ये है कि आपने सूटेबल वर्ड को फिलअप करना है। यानी एक सेंटेंस आपके पास गिवन होगा पेपर के अंदर, सेंटेंस के अंदर एक ब्लैंक होगी, नीचे आपके पास एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपने वो वर्ड इंसर्ट करना है जो कि उस सेंटेंस को, उसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है, उसके उसका जो बात है वो कंप्लीट हो रही है वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो ये चीज़ कवर करनी है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑल्दो इट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एट वेरिया यूनिवर्सिटी, बट जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, बट आई हैव सीन इसके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कम किया गया है या ऐड नहीं किया गया, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ों को ऊपर लेके आए। इसके अलावा जो आपके पास डिफरेंट जो पोइटिक आइट्रेशंस हैं उनको ऐड किया गया है। ठीक है, जिसमें आपके पास हाइपरबोले पूछ लिया जाता है, सिमली क्या है, मेटाफर क्या है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो वो दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर जो आप कह सकते हो कि इंग्लिश के पोर्शन के अंदर ये भी कंटेंट जो है वो एडेड है, एंड इसको कवर अप करना है, ये पूछा जाता है। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ आपको जो कि बहुत अहम है, वो ये है कि इंग्लिश का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा ना वो मीडियोकर होगा। बहुत ज़्यादा ईज़ी चीज़ें भी नहीं होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। येस, जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है, वो इसके अंदर डेफ़िनेटली स्ट्रगल करेंगे। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि एडवांस मैथमेटिक्स में वो स्टूडेंट्स जिनको इश्यूज़ हैं, जो प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनकी मैथमेटिक्स वीक है, वो स्ट्रगल करेंगे। तो उनके लिए मैंने क्या प्लान बनाया है, सो बता दिया आपको कि पहले कैलकुलस को करना है, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट ठीक करो, फंक्शंस के ऊपर आओ, फंक्शंस के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको भी देखो, लाइव क्लासेस में भी जो चीज़ें करा रहा हूँ उनको देखो। जब फंक्शंस टोटली कंप्लीट हो जाएंगे, फंक्शन में से लिमिट्स, उनकी डोमेन रेंज को समझना, उनके बेसिक फार्मूलाज को देखना, वो आ गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन के ऊपर आओगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगी, फार्मूला लिस्ट भी अपलोडेड है, डिफरेंशिएशन को कवर अप कर लिया, उसके डिफरेंट टाइप्स कर ली, मैक्सिमम मिनिमा हो गया, इंटीग्रेशन का आ जाए, इंटीग्रेशन में मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो आप उन चीज़ों को कवर कर लोगे। तो सेम गोज जो प्लान है ना आपका इंग्लिश का, कि इंग्लिश जो है ना वो आपके साथ रिपीटेड प्रैक्टिस डिमांड करती है। कोई भी आपने जो प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है आपके पास, उसको छोड़ना नहीं है, उसको आपने 100% जो है वो कवर अप करना है। तो आपने 100% जो है ना वो कवर अप करना है, इसकी रिगरस प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं कि आप अपने इंग्लिश के पोर्शन को 100% जो है वो मार्क्स ले सकते हो। अब अगर बात की जाए एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन की, सो दिस इज़ वन ऑफ द पोर्शन जहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आपके एंट्रेंस टेस्ट के मेरिट क्वालिफाई करने के चांसेस को भी जो चेंज करने की पावर रखता है जो पोर्शन, वो आपके एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है। सो एनालिटिकल रीजनिंग जो बैरिया के लिए है, अगर बैरिया के लिए बात की जाए तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास पैटर्न रिकग्निशन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, यस, डिफरेंट सिनेरियोज बने हुए होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, उनके आंसर देने हैं, ये आपके पास इंक्लूड है। तो पैटर्न रिकग्निशन बैरिया के अंदर नहीं है, यस, फास्ट के अंदर होगा, जेबिस्ट के अंदर भी नहीं है, आपके अंदर जो डीएचएस सुफा में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके पास होगा, और एयर के अंदर भी नहीं है, कॉमसेट्स के अंदर भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आईओबीएम के अंदर और
जो जैबिस्ट है उसके अंदर भी पैटर्न रिकग्निशन इंक्लूडेड नहीं है। तो फास्ट के अंदर एंड डीएचएस सुफा के अंदर पैटर्न रिकग्निशन से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन तो खैर जैबिस्ट और आईओबीएम के अंदर भी है, लेकिन पैटर्न रिकग्निशन अब सिर्फ फास्ट और डीएचएस सुफा के अंदर ही जो उनका एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है वहाँ पे है। उसके अलावा हर जगह पे तकरीबन पैटर्न रिकग्निशन करीबन करीबन खत्म हो चुका है। तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को तंग करेगी। मैं फिर वापस आता हूँ इसकी तरफ, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगी, आपके पास ऊपर एक स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है और बड़े क्लोज ऑप्शंस होंगे, नीचे आपने कंक्लूजन निकालनी है, नीचे आपने चीज़ों को आंसर करना है, क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। कॉजेज एंड इफेक्ट होंगे, अगेन आपने पैराग्राफ रीड आउट करना है, उसमें उसके कॉजेज का जिक्र किया जा रहा है, इफेक्ट्स पूछे जा रहे हैं नीचे, आपने इसको चेकआउट करना है। सोलोगिज्म्स है, नॉलेजेस मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के अंदर है। पैटर्न रिकग्निशन हमारे पास बैरिया में नहीं है, हमारे पास सीरीज एंड सीक्वेंसेस बैरिया में नहीं है, हमारे पास ऑड वन आउट यस ये है। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर एनालिटिकल रीजनिंग, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आपने जहन में रखनी है कि जिन भी यूनिवर्सिटीज में आप टेस्ट दे रहे हो वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो वहाँ पे कुछ भी और कहीं से भी आ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास एक पूल ऑफ क्वेश्चन होता है और उस पूल ऑफ क्वेश्चन में से चीज़ें रैंडमली जनरेट होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर आती हैं। सो रैंडमली एक क्वेश्चन को पिक किया जाता है और आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑड वन आउट है, लेकिन पैटर्न रिकग्निशन नहीं है, सीरीज बैरियम इंक्लूडेड नहीं है, मिरर एंड वाटर इमेजेस नहीं है। यस, ब्लड रिलेशनशिप्स इट इज द पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। इस दफ़ा जो मार्च का सेशन है इसमें एक दो स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। फॉल 2024 का जो टेस्ट था, यानी जो लास्ट ईयर का जो फॉल का टेस्ट था, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट्स के एक से दो क्वेश्चन इस दफ़ा भी इंक्लूडेड थे एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। डायरेक्शंस के क्वेश्चन यस दे आर द पार्ट ऑफ द सिलेबस, कोडिंग एंड डिकोडिंग नहीं है एंड डाटा सफिशिएंसी भी इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ से आपने ब्लड रिलेशंस को करना है, बैरियर के लिए कवर, सिटिंग अरेंजमेंट्स को करना है, डायरेक्शंस को करना है। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, मैंने इन सेंस इस तरह बताई कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी कवर अप हो जाए। तो लेटर्स एंड पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ डीएचए सुफा के अंदर और बैरिया और सॉरी फास्ट के अंदर आप कवर अप करोगे। सीरीज एंड सीक्वेंसेज या आपके पास जैबिस्ट है, आईओबीएम है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी ये आपके पास इंक्लूडेड होता है। अच्छा जी, अब वापस आते हैं जीके के ऊपर एंड करंट अफेयर्स के ऊपर। अच्छा, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में भी जनरल नॉलेज है ना, चाहे वो बैरिया है, चाहे आपकी जैबिस्ट है, आईओबीएम है, इवन जो स्टूडेंट्स लॉ के लिए लैट का टेस्ट देते हैं, एक जनरल टेस्ट देते हैं, तो इसमें जो जनरल नॉलेज के अंदर चीज़ें होती हैं उनका मोरलेस यही सिलेबस, और यही सिलेबस जो है ना बैरिया ने भी फॉलो अप किया। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि जनरल नॉलेज जो स्टूडेंट सीएस और इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं उनका नहीं आएगा। उसके अलावा जितने भी फील्ड बैरिया के अंदर हैं, ऑफर किए जाते हैं, उनमें एडमिशन जितने प्रोग्राम है सीएस और इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी सब में जनरल नॉलेज की चीज़ें जो है वो ऐड की जाएंगी। इसके साथ करंट अफेयर्स की हेडिंग मैंने खुद ऐड की है। ऑल्दो यूनिवर्सिटी कहीं नहीं कहती कि करंट अफेयर्स का पोर्शन है, बट यस, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें उसके अंदर होती हैं, ज़्यादा पार्ट ऑफ द जनरल नॉलेज। अच्छा जी, पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं, समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, जिस तरह अभी जो लेटेस्ट टेस्ट हुए थे स्प्रिंग के सेशन के अंदर, तो उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये गवर्नेंस से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। इवन ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो करंटली पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड है, ठीक है, वो किस ईयर में बनाया गया, तो 1973 में बनाया गया। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह फॉर अगेन स्प्रिंग 2025 के इनटेक के अंदर ये क्वेश्चन इंक्लूडेड था पेपर में, जो पाकिस्तान का सी है उसका क्या नाम है। सो पाकिस्तान अरेबियन सी के साथ एसोसिएटेड है और इस ओशन के अंदर अरेबियन सी लाया करता है, वो इंडियन ओशन है। फिर हिस्ट्री से रिलेटेड तो क्वेश्चन है। अच्छा, फिर क्या होता था कि इन द प्रीवियस ईयर्स वी डोंट इंक्लूडेड द इस्लामिक स्टडीज़ का जो पोर्शन था उसको जीके में हम ऐड नहीं करते थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जो स्प्रिंग 2025 का पैटर्न है, यानी जो जनवरी 2025 की इनटेक थी, उसके अंदर मैंने देखा कि जो हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपेयर हुए, तो जब मैंने फीडबैक लिया तो बहुत सी चीज़ें इस्लामिक स्टडीज़ से भी रिलेटेड थी। सो पिलर ऑफ इस्लाम होगी, इस्लामिक हिस्ट्री होगी, या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो है। जिस तरह ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया थी, इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज, वो किस ईयर के अंदर कंडक्ट हुई थी, राइट। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ये क्वेश्चन था कि जो आप सलम है उन्होंने कितना टाइम जो है मदीना में स्पेंड किया आफ्टर जब उन पर रेवोल्यूशन जो है वो नाजिल हुई है। तो इस तरीके की बातें थी। तो ये मैंने खुद ऐड किया कि नोटेबल इस्लामिक स्कॉलर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन को वैसे थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इस्लामिक स्टडीज़ से अगर जो आई थी वो ये थी। लेकिन इस्लामिक स्टडीज़ के जनरल नॉलेज के सेक्शन के अंदर एट मैक्स जो थे ना वो 4 to 5 क्वेश्चन थे, या 3 to 4 क्वेश्चन थे कुछ स्टूडेंट्स के, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। करंट अफेयर्स, वर्ल्ड नॉलेज, यस, ये चीज़ें पहले भी थी, अभी भी हैं, दे आर द पार्ट ऑफ इट।
अच्छा, हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आईएमएफ का कहाँ पे है, डब्ल्यूएचओ का कहाँ पे है, डब्ल्यूएचओ किसके लिए स्टैंड करता है, इसकी एब्रीविएशन क्या है, सार्क क्या है, सार्क में कितने कंट्रीज हैं। तो फॉल सॉरी मैं कह रहा हूँ स्प्रिंग 2025 की इंटेक के अंदर, यानी जो जनवरी वाला इंटेक है उसके अंदर जो जनरल नॉलेज का पोर्शन था, सार्क में कितने नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि जी हमारा ये क्वेश्चन था पेपर के अंदर। तो ऑलमोस्ट कोई 67 के करीब मेरे स्टूडेंट्स फेज 2 में अपेयर हुए थे, 59 के करीब स्टूडेंट्स मेरे फेज 1 में अपेयर हुए थे। और इसमें से जो स्टूडेंट जिनका जनरल नॉलेज का पोर्शन था, यानी वो लॉ के अंदर अपेयर हो रहे थे या बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर या सोशल साइंस के अंदर अपेयर हो रहे थे, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया कि जिस नंबर ऑफ कंट्रीज इन सार्क ये पूछा गया। तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगी चीज़ें, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को लेकर कोई बेसिक सी डेफिनेशन हो सकती है, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट जो हो रहे हैं वो हो सकते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन इंक्लूडेड था कि आपके पास जो है ना जो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली किस गेम के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल जो है वॉन किया। तो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली बहुत अरसे के बाद ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल वॉन किया है। और अरशद नदीम इज द नेम ऑफ द ओलंपियन जिन्होंने उसको वॉन किया। 92.97 मीटर्स की उनकी जो थी वो थ्रो थी। अच्छा, फिर अगर बात की जाए लास्ट में, तो फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं। सी एस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का पोर्शन भी इंक्लूड होगा। एंड फिजिक्स के अंदर जो आपका ओ एंड ए लेवल, जो आप ये कह लो कि मैट्रिक एंड एफएससी की जितनी भी फिजिक्स है वो सारी की सारी इंक्लूडेड है। बट ज़्यादातर चीज़ें ये बेसिक्स के ऊपर स्टिक रहता है, बेसिक से पूछी जाती हैं। वर्क हो गया, फोर्स हो गई, न्यूटन के लॉज हो गए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बेसिक्स हैं वो, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये जो 6 to 7 चैप्टर्स बनते हैं, इनको थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पेपर के अंदर जो है वो फिजिक्स के अंदर जो पूछा जाता है। फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो क्वाइट ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। एंड उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं पूछी जाती, कंपेरेटिवली ईजी होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही आप फिजिक्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और फिजिक्स हमारी क्वालिफाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सो फिजिक्स का पोर्शन कंसिडरेबली एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा ईजी होता है। नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी इसके अंदर जो है ना वो कम होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम वेटेजेस को देख लेते हैं। सो लास्ट जो अपडेट किया गया था इसको 11 दिसंबर 2024 को इसको अपडेट किया गया था। एंड ये जो नई वेटेजेस हैं उनको मैं आपको क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी स्टूडेंट्स मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास बिजनेस स्टडीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, मीडिया स्टडीज़ में अप्लाई कर रहे हैं या मैरीटाइम साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो वर्बल एबिलिटी 50% है, यानी इंग्लिश का पोर्शन उनका 50% आ गया। क्वान्टिटेटिव रीजनिंग 15% रिड्यूस हो गई है, एनालिटिकल रीजनिंग 15% होगी, एंड जनरल नॉलेज जो है वो आपके पास 20% आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा आपने अपनी स्मार्ट वर्किंग करनी है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। बल्कि जो आपका लॉ का भी जो टेस्ट है और बाकी जो सोशल साइंसेज के ह्यूमैनिटीज़ के जो ग्रुप्स हैं उसका भी पेपर पैटर्न यही है कि आपके पास 50% इंग्लिश है। सो यस, इसकी वजह से थोड़ा सा इंग्लिश का डिफिकल्टी लेवल ऊपर की तरफ जाएगा। चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा, सिलेबस में कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, किसी चीज़ को आपने मिस नहीं करना। क्वांटिटेटिव रीजनिंग मैंने सिलेबस बता दिया, एनालिटिकल रीजनिंग का भी बता दिया, जीके की भी का भी मैं ऑलरेडी सिलेबस बता चुका हूँ। वेटेजेस को आप देख लें, आई विल सेंड दिस पीडीएफ टू यू एज वेल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंसेज की। सो कंप्यूटर साइंसेज का जो हमारे पास और जो जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं बैरिया में। सो उसमें इंग्लिश जो है वो सिर्फ 30% है। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी बताया ना कि मिनिमम 30% मैक्सिमम 50% इंग्लिश जो है वो ऑलमोस्ट तमाम फील्ड्स में है, सवाए वो स्टूडेंट जो कि अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में अप्लाई करें या मेडिकल साइंसेज में अप्लाई करें हैं। ठीक है, तो 30% वर्बल एबिलिटी है, यानी इंग्लिश है, 15% क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स है, 15% एनालिटिकल है, 10% फिजिक्स एंड 30% मैथमेटिक्स है। बैरिया हैज़ नथिंग टू डू कि आप प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप बायो पढ़ के आ रहे हो और अब आप अप्लाई कर रहे हो इन द कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड्स के अंदर, इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर, तो आपको मैथमेटिक्स कवर अप करना पड़ेगा। यस, एडवांस मैथमेटिक्स कवर अप करना पड़ेगा। जस्ट लाइक जिस तरह नास्ट के टेस्ट के अंदर भी एडवांस मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है, रिगार्डलेस कि फ्रॉम विच एवर बैकग्राउंड यू आर कमिंग। बैकग्राउंड से मुराद क्या है कि चाहे आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट क्यों नहीं हो, आपको एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन है और एडवांस मैथमेटिक्स आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर आप में से कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर जो है ना आपके पास बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की ऑप्शन है। जो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल के आ रहे हैं वो बायोलॉजी की बेसिस के ऊपर अप्लाई करेंगे और जो मैथमेटिक्स पढ़ के आ रहे हैं वो कर सकते हैं। सो हमारा जो सेशन है, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड्स हैं, लॉ की फील्ड्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ की, बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट की फील्ड्स हैं, तो ये सेशन उसको लेके है। तो इसके अंदर जो है वो मैं उन चीज़ों को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत से स्टूडेंट्स आप में से अप्लाई कर रहे हैं। सो साइकोलॉजी के लिए एंड साइकोलॉजी में एडमिशन लेना बैरिया में थोड़ा सा टफ होता है, अनलाइक बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ पे साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में इजीली एडमिशन हो जाता है। बैरिया का
लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी है कराची, वहाँ पे ऑल्दो नंबर ऑफ सीट्स एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है इन द इंटायर कंट्री। तो 50% इंग्लिश होगी, 25% जीके होगा एंड 25% वर्बल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग कोई नई चीज़ नहीं है, एनालिटिकल रीजनिंग को ही वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। तो एक बात ये याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना एनालिटिकल की, वो हमारे पास साइकोलॉजी में है। तो बच्चे यहाँ पे बड़ा खुश होते हैं कि मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स तो नहीं है, लेकिन कसर जो है ना वो सारी की सारी वर्बल रीजनिंग के अंदर जो है वो पूरी कर दी गई है। यहाँ पे चीज़ों को कुछ थोड़ा सा ऐड किया गया, थोड़ा सा बताया गया कि जी इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होगी, ग्रामर होगा, अलजेब्रा होगा, जनरल मैथमेटिक्स होगा, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से चीज़ें और कैसे जो है वो चीज़ें हैं। मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए वेटेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, लेकिन चूंकि दिस सेशन इज रिलेटेड टू द अंडर ग्रेड प्रोग्राम, इसलिए मैं डिटेल जो है वो मैंने अंडर ग्रेड की जो है वो आपके साथ डिस्कस कर ली है जी। सो ये पेपर पैटर्न है सारे का सारा, इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी को, अगर आप एडमिशन टारगेट कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होगी, यूनिवर्सिटी सेंट्रिक होगी। अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।